हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है समुद्री प्रदूषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्तमान में समुद्र में बढ़ रहा प्रदूषण चिंता का विषय है। CO2 के लिए समुद्र एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है तथा मानव जनित क्रियाकलापों से उत्पादित 1/3 CO2 को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन के लिए यह बफर जोन की तरह कार्य करता है। देखिए, समुद्री अम्लीयता में वृद्धि के दुष्प्रभाव क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। CO2 में अगर वृद्धि होता है तो समुद्री अम्लीयता में भी वृद्धि हो जाएगा, जिसके दुष्प्रभाव प्लैंकटन की उत्पादकता में कमी हो जाएगी। नतीजन क्या होगा? मत्स्य उत्पादन में गिरावट आ जाएगी। कार्बोनेट आयन में कमी होगा, कैल्सिफिकेशन में बाधा उत्पन्न होगी और कंकाल निर्माण में भी बाधा उत्पन्न हो जाएगा। पादप प्लवकीय डिंभकों की उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाएगी। प्रवाल विरंजन होगा, जिससे कोरल रीफ की वृद्धि में बाधा उत्पन्न हो जाएगा। तो समुद्री अम्लीयता में वृद्धि के जो दुष्प्रभाव हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अनुसंधानों में यह बात सामने आई है कि समुद्र के द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 को अवशोषित करना वहां के पारिस्थितिकीय तंत्र को प्रभावित कर रहा है। समुद्री अम्लीयता में यह बढ़ोतरी प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग की घटना के लिए उत्तरदायी है। महासागरों में बढ़ते अम्लीकरण के कारण कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार का प्रभाव प्रवाल भीति एवं डिंभक पादप प्लवकीय वाले प्राणियों पर पड़ेगा। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटनों में वृद्धि के प्रमुख कारकों में ज्वारनद मुख से पोषकों का स्राव, मानसून में भूमि से जलवाह और समुद्रों में उत्प्रवाह यानी अपवेलिंग शामिल है। नदियों और वर्षा के द्वारा लाए गए सीवेज, कृषि अपशिष्ट, कीटनाशक एवं उर्वरक, भारी धातुएं, प्लास्टिक आदि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। इससे नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है और नाइट्रोजन की अधिक मात्रा शैवालों की तीव्र वृद्धि के लिए जो है प्रेरित करते हैं। यानी जो नाइट्रोजन की अधिकता है, ये शैवालों की तीव्र वृद्धि को प्रेरित करते हैं। उल्लेखनीय है कि 1948 में जेनेवा के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया, जिसका उस समय वास्तविक नाम अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन था। 1982 में इस संगठन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन यानी ब्रिटेन में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के सुरक्षा संबंधी उपाय करने और पोतों से होने वाली समुद्री प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। यह संस्था उत्तरदायित्व और मुआवजा से संबंधित वैधानिक मामलों को देखने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने का कार्य करती है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस संवृत्ति का क्या कारक तत्व हो सकता है? भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस संवृत्ति का क्या कारक तत्व हो सकता है, आपको बताना है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी ज्वारनद मुखों से पोषकों का जो है स्राव, मानसून में भूमि से जलवाह और समुद्रों में उत्प्रवाह, ये तीनों जो है इसके संदर्भ में सही होंगे। डी ऑप्शन। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में वृद्धि के प्रमुख कारकों में ज्वारनद मुखों से पोषकों का स्राव, मानसून में भूमि से जलवाह तथा समुद्रों में उत्प्रवाह यानी अपवेलिंग शामिल है। नदियों और वर्षा के द्वारा लाए गए सीवेज, कृषि अपशिष्ट, कीटनाशक एवं उर्वरक, भारी धातुएं, प्लास्टिक आदि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाते हैं और इससे नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा शैवालों की तीव्र वृद्धि को प्रेरित करती है। प्रश्न संख्या सेकंड, निम्नलिखित में से कहां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? निम्नलिखित में से कहां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? सही जवाब है लंदन, ए ऑप्शन। 1948 में जेनेवा के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया, जिसका उस समय वास्तविक नाम अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन था। लेकिन 1982 में इस संगठन का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन यानी ब्रिटेन में है।
देखिए प्रश्न संख्या 3, महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है। महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है तो यह घटना जो है क्यों चिंता का विषय है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। इसका सही जवाब होगा पहला, दूसरा, तीसरा जो कथन दिया गया है इसके संदर्भ में सही है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए महासागरों में बढ़ते अम्लीकरण के कारण कैल्शियम पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार का प्रभाव प्रवाल भीति एवं डिंभक पादप प्लवकीय वाले प्राणियों पर पड़ेगा। CO2 के लिए समुद्र जो है एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है। मानव जनित क्रियाकलापों से उत्पादित 1/3 CO2 को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन के लिए यह बफर जोन की तरह कार्य करता है। अनुसंधानों में यह बात सामने आई है कि समुद्र के द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 को अवशोषित करना क्या है, वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है। समुद्री अम्लीयता में यह बढ़ोतरी प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग की घटना के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण, तो चलिए इसको भी कवर करते हैं, छोटा टॉपिक है। देखिए किसी वस्तु से उत्पन्न समान आवाज को क्या कहते हैं, किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहते हैं। ठीक है, तेज ध्वनि को वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बगैर उत्पन्न करने को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यह अवांछित ध्वनि मानव वर्ग में जो है अशांति और बेचैनी उत्पन्न करती है। ध्वनि की इकाई डेसिबल में, याद रखिएगा ध्वनि की जो इकाई है डेसिबल है, और इसे यह नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के काम को सराहने की दृष्टि से दिया गया है। अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोष युक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। देखिए जेट एयरक्राफ्ट के उतरने या उड़ान भरने के समय बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्यान रखिएगा ध्वनि स्रोत और उनके जो ध्वनि है डेसिबल में दिया गया है। पत्तियों की सरसराहट, इनका जो ध्वनि है 20 डेसिबल में होता है। फुसफुसाहट का 30 डेसिबल। कमरे या शांत कार्यालय की जो ध्वनि होती है वो 40 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत के समय की जो ध्वनि होती है वो 60 डेसिबल होती है। ट्रक की आवाज 80 से 85 डेसिबल के बीच होता है। जेट इंजन की आवाज 120 डेसिबल और जेट प्लेन का उतरना 150 डेसिबल और रॉकेट इंजन का जो ध्वनि होता है वो 180 डेसिबल होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम। ध्वनि की तेज गति से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम को मैक इकाई में व्यक्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को मैक 1 कहते हैं। यदि यह रफ्तार ध्वनि के रफ्तार से दोगुनी होती है तो इसे मैक 2 कहा जाता है। अतः विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। याद रखिएगा। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, तो सही जवाब होगा जेट उड़ान। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहते हैं। तेज ध्वनि को वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बगैर उत्पन्न करने को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यह अवांछित ध्वनि जो होता है मानव वर्ग में अशांति और बेचैनी उत्पन्न करती है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है और इसे यह नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के काम को जो है सराहने के दृष्टि से दिया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में जेट उड़ान अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। याद रखिएगा। और ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम को मैक इकाई में व्यक्त किया जाता है। और उल्लेखनीय है कि जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को मैक 1 कहते हैं। यदि यह रफ्तार ध्वनि के रफ्तार से दुगनी हो जाती है तो इसे मैक 2 कहा जाता है। सेकेंड नंबर है निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है।
निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? सही जवाब होगा 20 डेसिबल, बी ऑप्शन। देखिए, सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट से 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है और ध्वनि की इकाई डेसिबल है और इसे यह नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के काम को सराहने की दृष्टि से दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो सही जवाब है डेसिबल। देखिए, उच्च तीव्रता की ध्वनि या अवांछित शोर जो हमारे वातावरण में अशांति उत्पन्न करती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई डेसिबल है। प्रश्न संख्या 4 है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। देखिए, अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग, यांत्रिक दोष युक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब होगा ध्वनि प्रदूषण, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मृदा प्रदूषण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और जिस टॉपिक में या जिस प्रश्न में आपको कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको जो है जो डाउट होंगे आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा और आप जो है अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ठीक है, और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे पास घटना चक्र का सभी पीडीएफ अवेलेबल है, अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।